हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का पार्ट 2 करेंगे, है ना। इसके पीछे वाली क्लास में आप देख लेंगे तो आपको सहूलियत होगी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बैकग्राउंड दिया था और आज हम लोग एक एक करके उस फंडामेंटल राइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, है ना। हमारे संविधान में पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। तो जिसमें जो पहला हमारा है वो समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार है वो देखिएगा आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 के बीच में, है ना, जिसे आप अनुच्छेद भी कहते हैं हिंदी में और इसे आर्टिकल भी कहते हैं। तो 14 से लेके और 18 तक में समानता का अधिकार का जिक्र है। क्लियर। तो चलिए एक बात और यहाँ मैं बता दूं कि संविधान निर्माताओं के बीच में इस बात को लेकर के काफी विमर्श हुई थी, है ना। और यही कारण है कि देखिएगा कि स्वतंत्रता से ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है समानता को। क्लियर। और इसीलिए देखिएगा कि समानता का जो हमारा अधिकार है वो पहले है किससे, स्वतंत्रता के अधिकार से। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले आर्टिकल 14 की मैं बात करता हूं, यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या जिक्र है, दो बात यहां समझने की आवश्यकता है। एक कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों बात को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग का है, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष, है ना, विधि के समक्ष यानी विधि के सामने क्या है, वो समान है। यानी विधि के समक्ष क्या है, उसकी समानता का अधिकार है उसको, है ना, विधि के समक्ष समान है। और दूसरी बात है कि विधि का समान संरक्षण है, विधि का समान संरक्षण, है ना। यानी अगर इसे हम लोग समझें तो विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष क्या है, समानता है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि का समान संरक्षण है। अब दोनों बातों को जरा समझने का प्रयास कीजिए। पहला में है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो विधि के समान यानी कि कानून के समक्ष जो है वो समान है, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, विधि का समान संरक्षण का मतलब हो गया कि जो कानून है सबको समान संरक्षण देगा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद में आप राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार मिलते हैं। बाकी अन्य जगहों पर देखा जाए तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको जो है कानून जो हो इक्वल ट्रीट करती है। क्लियर, यहां तक बात समझ गए होंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 14 है, यानी जो हमारा अनुच्छेद 14 है, ये समानता का अधिकार का जो पहला आर्टिकल 14 है, इसमें एक तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है और दूसरा विधि का समान संरक्षण की बात करता है। स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 15 की, है ना, आर्टिकल किसकी, 15, यानी अनुच्छेद 15 में क्या जिक्र है ना। तो अनुच्छेद जो 15 कहता है वो कहता है कि कुछ आधारों पर भेदभाव का एक तरह से क्या है, निषेध है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है।
है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी लिंग का है ना, तो उसको जो है सार्वजनिक स्थलों पे, चाहे वो विद्यालय हो या सार्वजनिक अस्पताल हो या सार्वजनिक और अन्य जो स्थान हो, वहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, है ना, या जेंडर या कास्ट या रिलीजन, है ना। तो इसका प्रोहिबिशन किया गया है। तो आर्टिकल जो 15 कहता है, वो लिखा हुआ है कि कुछ आधारों पर, है ना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सम बैकग्राउंड, है ना, तो कुछ आधारों पर, कुछ आधारों पर भेदभाव का क्या है, कुछ आधारों पर भेदभाव का क्या है, निषेध है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सम बैकग्राउंड। जैसे हमने बताया कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पे सार्वजनिक स्थलों पे प्रवेश से आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, यानी उसका एक तरह से यहाँ पे निषेध की बात की गई है। क्लियर, स्पष्ट हो गए होंगे। लेकिन देखिएगा यहीं पर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है कि देखिएगा, जैसे स्कूल जो सार्वजनिक, जैसे सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, तो वहां पे एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात किया जाता है, सकारात्मक जो प्रतिबंध की बात है वहां पे, है ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध। यानी देखिएगा जैसे स्कूल कॉलेजों में जब एडमिशन होते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं को एडमिशन फी में वहां पे उनको थोड़ा रिबेट दिया जाता है ना, छूट मिलता है। तो यहाँ पे स्टेट को एक तरह से संविधान जो है निर्देश दिया हुआ है कि भेदभाव का तो निषेध है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है ना, पॉजिटिव वे में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता है ना, किसमें, लोक नियोजन, यानी जो पब्लिक सेक्टर है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में, तो लोक नियोजन में अवसर की क्या है, समानता है ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें क्या है, समानता की बात की गई है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना, इसमें इक्वल ट्रीट करने की बात की गई है। लेकिन जैसे हमने यहां कैसे बताया, अपवाद में, यहाँ पे हमने अपवाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बताया था, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा, है ना, अपवाद में 16 क्लॉज 4 में देखिएगा SC ST और OBC को रिजर्वेशन की बात की गई है ना, SC ST और OBC को, है ना। इनको तो पहले से दी जा रही थी और इनको बाद में, है ना, जब बीपी मंडल का रिकमेंडेशन पे, जब बीपी सिंह की जब सरकार थी 1990 में, तब भारत सरकार ने पारित किया। तो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, स्टेट भी बाकी आगे चल के उनको लागू किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिएगा 27% ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान है, ST को 7.5% का प्रावधान है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और SC को 15% रिजर्वेशन। इस सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मूल बात यहाँ पर ये है ना, मूल बात यहाँ पे ये है कि अगर सरकार को लगे तो वो जो है यहाँ पे भेदभाव कर सकती है सकारात्मक रूप से, है ना। तो 16 में अवसर सबको दिया जाएगा, लेकिन उसमें
अगर कोई पिछड़ा समूह है तो सरकार वहां पे रिजर्वेशन का प्रावधान करती है, किसमें, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में। क्लियर, तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्लियर, चलिए अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 जो कहता है हमारा, है ना, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करता है। क्लियर, अनटचेबिलिटी को, यानी जैसे आर्टिकल हम लोग अनुच्छेद 17, देखिए चूंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारा एक ऐतिहासिक और सामाजिक एक पृष्ठभूमि रही है ना, और ऐतिहासिक रूप से देखिएगा कि जाति व्यवस्था जब हमारा आएगा तो उसमें देखिएगा कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में वर्णों का विभाजन होगा, और आगे चल के देखिएगा वही शूद्र निम्न जाति को, जिसको अनटचेबल, है ना, टचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जिसको आप कह रहे हैं, उसको एक तरह से समाप्त करने की बात की गई पूरी तरह से। क्लियर, और इसके लिए प्रॉपर कानून बना करके जो है इसका व्यवस्था किया गया है, तो अनटचेबिलिटी को एक तरह से समाप्त करने की बात की गई है। तो आर्टिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, छुआछूत का एक तरह से क्या है, छुआछूत की समाप्ति की बात की गई है। कौन सा आर्टिकल, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एक तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। क्लियर, यहां तक मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और आगे चल के देखिएगा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ, है ना, 1900 समय, इसको और थोड़ा एक तरह से कठिन बनाया गया 1955 में, यानी छुआछूत क्या होगा, अपराध होगा, है ना, तो अस्पृश्यता अपराध कानून ये बनेगा 1955 में, है ना। आगे चल के 1976 में इसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा, और इसका नाम में परिवर्तन करके जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाएगा, है ना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, यानी अब छुआछूत का जो व्यवहार है उसको एक तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो मूल रूप से देखिएगा जो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है। क्लियर, और ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर, चलिए अब अगर हम लोग बात करें समानता के अधिकार का, जो नेक्स्ट हमारा है वो आर्टिकल क्या है, 18 है, यानी आर्टिकल किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 18 की बात कर रहा हूँ। और आर्टिकल 18 जो कहता है वो उपाधियों का अंत की बात किया गया है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना, वंशानुगत उपाधियों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वंशानुगत उपाधियों का अंत, है ना, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब देखिए होता क्या था दरअसल, जैसे पहले के लोग थे, राजा महाराजा लोग, राजा धीराज महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, या अलग अलग प्रकार से जो है क्या करते थे, उपाधि लेते थे। उससे क्या होता था कि जनता के बीच में इस प्रकार का एक मैसेज आता था कि राजा क्या है, एक तरह से सर्वोच्च है ना, राजा क्या है, एक तरह से सर्वोच्च है, और जनता के बीच एक हीन भावना जाती थी। तो चूंकि आजादी के बाद जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया, तो अपनाने के बाद देखिएगा हमने जब डेमोक्रेसी को अपनाया, है ना, तो वहां पे सबको इक्वल ट्रीट की बात की गई, है ना, यानी सबको बराबर एक अधिकार दिया गया। तो उस संदर्भ में देखिएगा जब अधिकार बराबर दिए गए, तो वहां पे जो वंशानुगत जो पहले से लोग लेते थे उपाधि, उसको अंत करने की बात की गई। क्लियर, और जैसे अब देखिएगा भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार, है ना, अलग अलग जो सम्मान अभी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इन उपाधियों का अंत नहीं किया गया। कारण ये है कि ये जो उपाधियां हैं वो किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल उसका उपाधि है, यानी अपने अपने वर्क, अपने कर्म, है ना, यानी अपनी
योग्यता के आधार पे उसने अचीव किया है, तो यही कारण है कि इन उपाधियों का एक तरह से अंत नहीं है। लेकिन जो पहले से जो वंशानुगत उपाधियां लेते थे लोग, है ना, राजा के पुत्र राजा ही, है ना, राजा के पुत्र, तो उस तरह से उन उपाधियों का यहाँ पे समाप्त करने की बात की गई है। क्लियर? हमारा आर्टिकल किसमें? 18 में। तो इस तरह से अगर देखें तो आप, हमने क्या बताया आपको कि आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक में राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी समानता के अधिकार की बात करता है पूरी तरह से, है ना। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर? दूसरा जो हमारा एक तरह से फंडामेंटल राइट है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। क्लियर? इंग्लिश में अगर इसे हम बोले तो राइट टू फ्रीडम। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसको समझना चाहिए अच्छी तरह से, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें अलग अलग तरह से टोटल 6 राइट्स हैं, है ना। एक एक करके अभी हम लोग बात करेंगे। इसमें टोटल नागरिकों को जो है, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए हैं। राइट टू एक्सप्रेशन या फिर राइट टू थॉट की बात करता है, यानी अपने विचार को रखने की उसकी अपनी आजादी होती है। क्लियर? कोई भी बात। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर भी संविधान के द्वारा जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है, यानी आपको राइट टू एक्सप्रेशन तो है, बोलने की आजादी है, अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन ऐसी बात आप नहीं बोलेंगे जिससे क्या हो, किसी को हर्ट हो, है ना, किसी के भावना को ठेस लगे, ऐसी बातें नहीं कहनी है। क्लियर? तो यहाँ पर भी देखिएगा फंडामेंटल राइट्स में भी देखिएगा हमारा यही कारण है। देखिएगा ये सब जो फीचर्स है हमारे संविधान में, यही कारण है कि हमारा जो संविधान है वो एब्सोल्यूट नहीं है ना। यानी हमने चाहे अमेरिका का संविधान चाहे ब्रिटेन का संविधान, दोनों के बीच में हमने बैलेंस रखा है ना, कि भारत की जो संसद है वो उस पे समय पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से उस पे संशोधन कर सकती है, प्रतिबंध कर सकती है ना। अब देखिए क्या क्या है, जैसे आर्टिकल अगर हम लोग बात करें इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में, तो आर्टिकल देखिएगा 19 से लेकर के और 22 तक में इसमें जिक्र है ना। आर्टिकल कहां से कहां तक? 19 से लेकर के और 22 तक में क्या जिक्र है। क्लियर? जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आर्टिकल 1 है ना, और 1 में अगर हम लोग बात करें, 1 क्लाउज ABCD इस तरह से लिखा हुआ है। क्लियर? 1 क्लाउज ए में, है ना, तो इसमें राइट टू एक्सप्रेशन की बात की गई है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी विचार और क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी हमने क्या कहा कि अपनी बात आप रख सकते हैं, है ना, स्वतंत्रता। अब जैसे देखिएगा हम प्रेस के माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपनी बात रखते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसे आप प्रेस के माध्यम से रखते हैं या फिर अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं अपनी बात, ये सब आप बात रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात किया गया है ना, यानी अपनी आप बात तो रखेंगे लेकिन किसी को हर्ट नहीं करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा है शांतिपूर्ण आप सभा कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें 19 क्लॉज 1 का बी में, तो शांतिपूर्वक, है ना, शांतिपूर्वक जो है सभा कर सकते हैं, आप बैठक कर सकते हैं ना, सभा करने की क्या है, स्वतंत्रता है ना, यानी ये भी हमारा राइट टू फ्रीडम के ही अंतर्गत है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम लोग 19 क्लाउज 1 का सी देखें, है ना, तो इसमें देखिएगा संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है ना, संघ, ध्यान रखिएगा, संघ बनाने की एक तरह से या संगठन बनाने की आप कह सकते हैं, है ना, संघ या संगठन बनाने की क्या है, एक तरह से हमें स्वतंत्रता है। क्लियर? अब यहीं पर देखिएगा एक बात और आपको बता दूं कि 97 है ना,
जो अमेंडमेंट हुआ 2011 में, जिसमें सहकारी समिति के गठन करने की बात की गई है, यानी 57वां संविधान है ना संशोधन अधिनियम है ना, कब? 2011। और इसमें क्या है बात किया गया? सहकारी कोऑपरेटिव कमेटी की बात की गई है ना, सहकारी समिति जो है बनाने की बात की गई है यहाँ पर। क्लियर? आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, है ना। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें डी में 19 क्लाउज 1 का डी की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसमें देखिएगा संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से आप भ्रमण कर सकते हैं, है ना, संपूर्ण भारत में। क्लियर? संपूर्ण भारत में, है ना, भ्रमण कर सकते हैं आप, भ्रमण की स्वतंत्रता है, यानी घूम फिर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जब से हमारा 370 हटा, अब कश्मीर में भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? लेकिन यहीं पर एक बात और थोड़ा आपको हिंट्स दे दूं, है ना, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाएंगे, जहां की 6 शेड्यूल के अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं, वहां पे देखिएगा उनको कुछ स्पेशल अधिकार है, राइट्स है, तो कहीं कहीं कुछ प्रतिबंध हैं, है ना। जब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम लोग 5th और 6th शेड्यूल का स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे, वहां पे मैं डील करूंगा उसके बारे में। क्लियर? अभी मान के चलिए आप कि आपको पूरे भारत में भारत के नागरिक होने के नाते भ्रमण करने का एक तरह से आजादी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम लोग ई में बात करें, है ना, तो संपूर्ण भारत में भ्रमण करें और भ्रमण के बाद आप निवास भी कर सकते हैं, रह सकते हैं ना, निवास करने की भी एक तरह से क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आर्टिकल ई के बाद अगर हम लोग एफ की बात करें, है ना, ये संपत्ति का जो राइट्स था, है ना, संपत्ति का जो अधिकार था, जिसको यहां से क्या कर दिया गया, एक तरह से हटा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। क्लियर? और इसके बाद ई एफ के बाद अगर हम लोग जी, है ना, यहां पर देखिएगा इसमें जो कहता है किसी भी पेशा या व्यवसाय, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आप पेशा कर सकते हैं, है ना, कोई पेशा, है ना, व्यवसाय, है ना, ये सब आपको करने की क्या है, एक तरह से आजादी है। तो ठीक है, इसी में देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता तो 19 क्लॉज 1 का ए में ही उसका जिक्र है। तो मूल बात आपने क्या समझा, ये तो अब है ही नहीं संविधान में, है ना, इसको हटा दिया गया है। क्लियर? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत टोटल 6 गारंटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं नागरिकों के। क्लियर? राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब चलिए, अगर हम लोग अनुच्छेद 20 की बात करें, किसकी? अनुच्छेद, यानी अगर हम लोग बात करें आर्टिकल किसकी? 20 की। क्लियर? तो आर्टिकल अगर हम लोग 20 में बात करें तो 20 में कहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, यानी कोई अगर आप अपराध किए हैं तो उसके संदर्भ में, है ना, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है, एक तरह से, है ना, क्या है? संरक्षण का अधिकार है। अब देखिए होता क्या है, दरअसल हमारे यहाँ हमारे भारतीय संविधान में जो सीआरपीसी और आईपीसी जो है, इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक उसको कोर्ट के द्वारा एक तरह से दोषी नहीं कर दिया गया है। यानी किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाना एक अलग बात है, लेकिन जब तक उसको कोर्ट के द्वारा एक तरह से अपराध सिद्ध नहीं किया जा चुका है ना, तब तक वो अपराधी नहीं है ना। तो अब किसी पे अगर लगता है तो क्या कर सकता है, क्या क्या उसको संरक्षण के संबंध में अधिकार हैं, जरा समझिए। जैसे कोई भूतपूर्व पद कानून नहीं, मतलब ऐसे भूतलक्षी कानून उस पर आरोपित नहीं होगा। पहला की बात करें तो भूतलक्षी, इसका मतलब समझा देता हूं, है ना, भूतलक्षी कानून, है ना, भूतलक्षी कानून
आरोपित नहीं, आरोपित नहीं, इसका मतलब जरा समझा दीजिए, है ना। जैसे कहता है, मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार का अपराध आज आपने किया, ठीक है, और आज अपराध जो किया उस अपराध के बदले में मान लीजिए 1 साल का दंड का प्रावधान है, क्लियर। और मान लीजिए होता क्या है कि आने वाला समय में उसी अपराध के लिए 10 साल का दंड कानून में लागू हो जाता है, मान लीजिए बन जाता है, क्लियर। तो आप पर नया वाला कानून लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी आपने जिस समय जो आपने अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए क्या कानून में प्रोविजंस हैं, वही प्रोविजंस आपके ऊपर आरोपित होगा एक तरह से, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि बाद वाला कानून आपके ऊपर आरोपित होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से क्या है, जो अरेस्टेड बंदा है उसको एक तरह से अपराध के संबंध में एक तरह से उसको राइट्स दिया गया है, पहला। दूसरा बात, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा और दंड नहीं होगा। यानी अगर आपने एक अपराध किया है, ठीक है, एक अपराध के लिए, है ना, एक ही दंड मिलेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए कई दंड आपको मिल सकते हैं, क्लियर। यानी एक बार आपने अपराध किया है तो उसके लिए संविधान में जो नियम है, एक बार में एक ही आपके ऊपर जो है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड आपको मिलेगा, क्लियर। इसके बाद अगर इसका थर्ड पार्ट देखें हम लोग आर्टिकल 20 का, है ना, तो इसमें एक और क्या है अपराध के संबंध में कि अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं, क्लियर। निकालिए। जैसे मान लीजिए होता क्या है, लिखते चलिए, जैसे यूट्यूब पर जाएगा वीडियो, देख लीजिएगा, डोंट वरी, है ना। जैसे इसमें क्या है कि स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना, स्वयं, है ना, के खिलाफ गवाही, है ना, देने हेतु मजबूर नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं, है ना, किया जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया आर्टिकल 20 के तहत जो हमने बात किया कि अपराधों के संबंध में दोष विधि के संरक्षण का जो अधिकार है, जिसमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी कानून भूतलक्षी नहीं होगा, यानी लागू नहीं होगा। यानी आज जो आपने अपराध किया है उस अपराध के लिए आज के कानून में क्या दंड का प्रावधान है, वही प्रावधान आपके ऊपर एक तरह से लागू होगा। और दूसरा कि एक अपराध के लिए एक ही बार आपको दंड मिलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आपको दंड मिलेगा, पहली बात। और नेक्स्ट जो है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि हमने एक किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, अब आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ की बात करता है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अनुच्छेद 21, है ना। और ये जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये राइट टू लाइफ यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का बात करता है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना। यानी इसको शॉर्ट में आप राइट टू लाइफ कहते हैं, क्लियर, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, विथ डिग्निटी, यानी आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है एक तरह से, क्लियर। अब इसमें देखिएगा, जैसे स्वच्छ पर्यावरण में जीना, है ना, गोपनीयता, आजीविका, स्वास्थ्य, ये सब के संदर्भ में जो है आर्टिकल 21 के ही अंतर्गत आता है। यहीं पर देखिएगा आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की भी बात की गई है, ठीक है। जो 86 अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 86वां संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ था आपका 2002 में, है ना। और ये देखिएगा राइट टू एजुकेशन की बात की गई है ना, राइट टू एजुकेशन,
यानी शिक्षा का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट के डब्बा में रख दिया गया है ना, शिक्षा का अधिकार। यानी देखिएगा इसके पहले जो था ये था आर्टिकल, कहां पे, आर्टिकल 45 में, और किसके आधार पे, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। डीपीएसपी के डब्बा में पहले, चूंकि डीपीएसपी जो होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से राज्य को निर्देश दिए जाते हैं, यानी राज्य का मर्जी ऊपर चलता है कि इसको लागू करे या ना करे। लेकिन जैसे ही इस डिब्बा को निकाल के जब फंडामेंटल राइट्स में डाला जाएगा तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोर्ट जो है उसको एक तरह से फोर्स करेगा लागू करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, एक तरह से फोर्स करता है लागू करवाने के लिए। क्लियर। चलिए अब यहीं पर देखिएगा ये जो शिक्षा का अधिकार जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य जो है निःशुल्क शिक्षा देगी, है ना, निःशुल्क शिक्षा देगी, इसका प्रोविजन किया गया है। क्लियर। चलिए तो ये हमारा आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू लाइफ की बात करता है ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता है एक तरह से गरिमापूर्ण। चलिए इसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल 22 में चलें, है ना, अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 में अगर बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण का बात किया गया है ना, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी आपको अगर मान लीजिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके संदर्भ में, है ना, पुलिस क्या क्या आपके साथ सलूक कर सकती है और आपको क्या राइट्स हैं उसके बारे में इसमें जिक्र है ना। अब इसको दो भाग में हम लोग समझते हैं, एक साधारण कानून के मामले में, है ना, एक साधारण कानून के संदर्भ में क्या क्या समझेंगे, समझिए। साधारण कानून के मामले में एक तो ये समझेंगे, और दूसरा निवारक निरोध कानून के तहत के मामले में संरक्षण, एक तो यहां हो गया, और दूसरा निवारक निरोध, निवारक निरोध जैसे पोटा टाडा, है ना, निरोध कानून में संरक्षण। जैसे देखिएगा क्या होता है कि मान लीजिए कहीं आपके ऊपर है कि आपने देश के खिलाफ जो है बम विस्फोट करने वाले हैं या आपने कर दिया, है ना, तो उस संदर्भ में आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, है ना, उसमें एक कमेटी बनती है और उसके रिकमेंडेशन पर ही आपको संरक्षण एक तरह से दिया जाएगा। लेकिन अगर साधारण मामले में जैसे आप पर किसी प्रकार का कोई अपराध के संदर्भ में आप पर एफआईआर होता है और अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो वहां पे क्या क्या आपको है, गिरफ्तारी का एक तो कारण बताना जरूरी है पुलिस के द्वारा, है ना, कि किस कारण से उन्होंने गिरफ्तार किया आपको और आप क्या अधिकार है, राइट्स है ना। निवारक निरोध कानून में संरक्षण, है ना, तो यहां पर देखिएगा गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है, कारण बताना जरूरी है पुलिस के द्वारा, और आपको भी राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आखिर किस आधार पे हमें, किस कारण से हमें आपने अरेस्ट किया, पहला। दूसरा, वकील से परामर्श ले सकते हैं आप, अपने अपने मर्जी के अनुसार जो है आप वकील, है ना, वकील से यानी लॉयर से परामर्श ले सकते हैं, है ना। आपको ये भी राइट है कि आप अपने अरेस्ट के, जो आपको अरेस्ट किया गया है उसके बचाव में जो है आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से लॉयर रख सकते हैं। क्लियर। और एक बात और है जो महत्वपूर्ण है कि 24 घंटे के अंदर में, है ना, 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाएगा, नजदीकी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत, है ना। यानी देखिएगा जैसे मान लीजिए आपने यहां अपराध किया, अपराध कहीं और किए, रहने वाले कहीं और के हैं,
तो जहां आपने अपराध किया वहां पे पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और वहीं के नजदीकी, है ना, जो कोर्ट होता है ना, जिला जज का, वहां पे आपको एक तरह से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये साधारण कानून के अंतर्गत है, लेकिन इसमें जैसे पोटा टाडा, है ना, अलग अलग जो कानून है उसके आधार पे अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट किया गया है तो यहाँ पर सलाहकार एक बोर्ड बैठता है ना, एडवाइजरी बोर्ड बैठता है, सलाहकार बोर्ड, और सलाहकार बोर्ड जो है देखता है, जांच पड़ताल करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट के बाद ही एक तरह से आपको अपनी बात रखने की एक तरह से आजादी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सलाहकार बोर्ड का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर? साधारण कानून में नहीं, स्पेशल कानून में, लेकिन साधारण कानून में आपको इस तरह के राइट्स दिए गए हैं और यही कारण है कि आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके संदर्भ में उस व्यक्ति के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं उसी का जिक्र इसमें आर्टिकल 22 में है। स्पष्ट हो गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 और 24, ये दो आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, है ना, ये दो आर्टिकल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहां पर जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो कहता है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 23 और 24 दोनों में है ना, लेकिन दोनों में क्या क्या बात है जरा एक एक करके आपको समझने का प्रयास करिए, है ना। 23 में कहता है, जो आर्टिकल 23 हमारा है वो कहता है कि मानव दुर्व्यापार या फिर बेगारी, है ना, बलात्श्रम, ये सब का प्रतिबंध है। क्या क्या? जैसे मानव का दुर्व्यापार, किसी मानव को बेच देना, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार, है ना, मानव दुर्व्यापार एक तरह से इस पर रोक है ना। उसी प्रकार से बलात्श्रम, है ना, बेगारी जो कराना, है ना, बॉन्डेड लेबर जिसको आप कहते हैं, है ना, बलात्श्रम, बिना पैसा का जबरदस्ती काम करवाना, इस पर भी एक तरह से क्या है? रोक लगाया गया है। क्लियर? और बेगारी वगैरह नहीं करा सकते हैं, है ना, ये सब पर एक तरह से क्या है? रोक है ना। तो एक तरह से शोषण के विरुद्ध में भी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 23 में, संविधान देता है प्रत्येक नागरिकों को। और अगर हम लोग 24 में बात करें, आर्टिकल 24 में क्या है? यहां भी शोषण के विरुद्ध ही राइट्स की बात करता है, लेकिन 24 में क्या कहता है कि 14 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसको आप जो है खतरनाक कारखाना में उससे काम नहीं ले सकते हैं। क्लियर? तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक, है ना, खतरनाक कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। क्लियर? खतरनाक फैक्ट्री, काम नहीं ले सकते, है ना, यानी आर्टिकल 14 में बच्चों के संदर्भ में। क्लियर?
तो इस तरह से हमारा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल कहाँ कहाँ 23 और 24 ये दोनों ध्यान रखिएगा, 23 और 24 दोनों जो है आर्टिकल जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा राइट्स है ना, वो क्या है जरा उसके बारे में समझ लीजिए। लिखते चलिए, फास्ट थोड़ा लिखते चलिए, है ना, और नहीं भी लिखेंगे तो वीडियो वगैरह देख लेते हैं ना, तो रोक रोक पाउज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। क्लियर, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 तक में इसका जिक्र है ना, 25 से लेकर के और कहां तक 28 तक में जिक्र है। ये हमारा एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी अगर हम लोग बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल कहां से कहां 25 से लेकर के और 28 में, है ना। अब एक एक करके जरा समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आर्टिकल अगर हम लोग 25 की बात करें, किसका, आर्टिकल 25 का, है ना, तो आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अबाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसको अंतःकरण कर सकता है, आचरण कर सकता है ना। तो यहां पर लिखता है कि किसी भी धर्म को मानने, है ना, या आचरण करने, अंतःकरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है ना। यानी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। यानी यह उसका क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। क्लियर। दूसरा है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें आर्टिकल किसकी, 26 की, है ना, तो आर्टिकल 26 में जो हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है ना, किसी भी धार्मिक कार्य का, है ना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की एक तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। मतलब है कि आप किसी भी धर्म को आप मान तो सकते ही हैं, साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट है। क्लियर है। चलिए 27 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स देने के लिए एक तरह से आप नहीं जबरदस्ती कह सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर है कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर उसके प्रबंधन से या अभिवृद्धि के लिए करों से एक तरह से मुक्ति है, टैक्स का मुक्ति की बात किया गया है ना। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, है ना, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए क्या है, करों से मुक्ति, टैक्स से पर रोक लगाया गया है, करों से मुक्ति है। यानी इस पर आप टैक्स देने की बात नहीं कहेंगे, है ना, किसी भी प्रकार का। ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर धार्मिक कार्यों में कुछ पैसा या कुछ भी इन्वेस्ट कर देता है सपोज, तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। ये बात का जिक्र है आर्टिकल 27 में। क्लियर। और इसी प्रकार से एक और है आर्टिकल 28, इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई भी, है ना, सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, है ना।
तो एक तरह से क्या है, सरकारी संस्थान में शिक्षण संस्थान है ना, सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं। एक बात तो ये है, दूसरी बात है कि किसी को भी आप उपासना में भाग लेने हेतु फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। यहां मूल बात समझिए, जैसे मान लीजिए आप सरस्वती पूजा मना रहे हैं सरकारी संस्थान में, है ना, तो आप किसी गैर हिंदू धर्म के बच्चे को आप एक तरह से फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे शिक्षण जो धार्मिक कार्य है उसमें आप भाग लो या लो, है ना, या किसी भी तरह का कोई भी। तो इस तरह से हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 तक, टोटल 5 जो आर्टिकल्स है ना, 25, 26, 27, 28, टोटल 4 जो आर्टिकल हैं, है ना, ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। क्या क्या है, सांस्कृतिक, है ना, और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 में जिक्र है इसका, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये जो अधिकार हैं बेसिकली, ये अधिकार है अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, है ना। हमारे संविधान में चूंकि अल्पसंख्यक का कहीं भी एक तरह से डिफाइन नहीं किया गया है अल्पसंख्यक शब्द को, है ना, माइनॉरिटी शब्द को। क्लियर। किसी भी धर्म के लोग जो अल्पमत में है ना। तो यहां पर देखिएगा आर्टिकल 29 क्या कहता है, इसमें 2 आर्टिकल है 29, है ना, आर्टिकल एक तो है 29 और एक हमारा है आर्टिकल क्या 30, है ना। तो 29 और 30 में जो कहा गया है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, है ना, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। इसमें लिखता है कि अल्पसंख्यक जो है ना, अल्पसंख्यकों को अपनी क्या क्या, अपनी भाषा, है ना, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। क्या है, संरक्षण का अधिकार है ना। यानी कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो अपनी भाषा, लिपि, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका अधिकार है। क्लियर। और अगर हम लोग आर्टिकल 30 की बात करें तो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन, यानी यहाँ पे अल्पसंख्यकों को एक तरह से राइट है कि शैक्षणिक संस्थान, जैसे मदरसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, या फिर अलग अलग भी धर्म के अलग अलग होते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना व उसका क्या, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का क्या है, एक तरह से प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन का क्या है, एक तरह से अधिकार। क्लियर। तो ये जो बेसिकली जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये एक तरह से क्या है, माइनॉरिटीज के लिए है, राइट्स की बात करता है यहाँ पे कि कोई भी अल्पसंख्यक धर्म का अगर बंदा है तो वो जो है अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षित करने के बारे में कर सकता है
आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, और 30 में शैक्षणिक संस्थान का वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे मदरसा का निर्माण, है ना। चलिए, इस तरह से ये आर्टिकल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 31, तो हमने पहले ही बता चुका है कि आर्टिकल 31 क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो आर्टिकल जो हमारा क्या, एक तरह से 31 है ना, फिर से एक बार समझ लीजिए, आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार ना, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और इस राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए इसके पीछे थोड़ा सा मैं कारण बताता हूं। दरअसल हुआ क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो राष्ट्रीय नेता थे, है ना, खासकर पंडित नेहरू, तो ये कहते थे कि जमीन का एक तरह से सब में दिया जाएगा, भूदान किया जाएगा, एक तरह से सभी लोगों को प्रॉपर्टी दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ चूंकि अंग्रेजों के समय से जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, तो जमींदारी व्यवस्था में हुआ क्या, कॉर्नवालिस ने जब 1793 में लागू किया था, तो क्या हुआ था कि जो भू स्वामी हैं उनके पास जमीन का एकुमुलेशन हो गया, है ना, एक ही जगह। बहुत सारे लोगों के पास निर्धन है, जमीन नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास हजारों हजार एकड़ जमीन थे। तो आजादी के बाद पंडित नेहरू ने क्या किया, उन्होंने जनता से वादा किया कि हम इसको एक तरह से हटाएंगे। लेकिन चूंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात होती थी, तो जमीन के जो मालिक हैं वो चले जाते थे एक तरह से कोर्ट में कि ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार आप नहीं छीन सकते, है ना। तब पंडित नेहरू को एक तरह से संशोधन करना पड़ा इसमें, है ना, समय समय पर इसमें कई संशोधन हुए। और यही कारण है कि इसको जो पहले ही संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, है ना, पहले जो मूल अधिकार था, इसको यहां से एक तरह से हटा दिया गया, और हटा के कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स के रूप में रखा गया है, कानूनी अधिकार है। और ये आर्टिकल कहाँ ले गया गया है इसको, 300A में, और ये जो है एक तरह से 44वां, है ना, संशोधन हुआ था कब, 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार, यानी मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय देखिएगा, ये जो है मूल अधिकार के डब्बा से निकाल करके और इसको एक तरह से कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स के रूप में एक तरह से इनको रखा गया है। ठीक है, तो अब जो है ये संपत्ति का अधिकार यहाँ फंडामेंटल राइट में नहीं है। स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 का। क्लियर, और आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसके बारे में जरा समझ लीजिए अच्छे से। अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर इसे हम लोग बात करें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। खास इसलिए है ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है ना, तो इन्होंने कहा था कि इसको हॉट एंड सोल कहा था। यानी आर्टिकल जो 32 है हमारा, वो क्या है, एक तरह से आत्मा है संविधान का, आत्मा, एवं इसको क्या कहा, हृदय। ये आता है स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, सोल आत्मा एंड हार्ट। ठीक है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल मान लीजिए 31 तक जितने भी हैं, सारे के सारे मान लीजिए आपको आर्टिकल दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट के रूप में।
लेकिन अगर उस फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हनन की स्थिति में आपके पास एक तरह से राइट होना चाहिए लीगल रूप से, है ना, कानून के समक्ष जाने के लिए। यही कारण है कि 32 में आपको अधिकारों का उपचार करने के लिए अधिकार है। यानी अगर इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल 32 में ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट क्या करेगी आपको, एक तरह से कोर्ट आपको हेल्प करेगी। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा, इसी को रीट कहते हैं। अब आर्टिकल 32 के तहत जो है कुल 5 प्रकार के, है ना, कितने, 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर? रीट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें, ये तो आर्टिकल किसके आधार पे हो गया, 32। लेकिन अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 226 के आधार पे, तो राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं, है ना, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी, है ना। क्लियर? अब चलिए एक एक करके जरा 5 गो जो रीट होते हैं वो क्या होते हैं और किस संदर्भ में जारी किए जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग रीट की बात करते हैं। सबसे पहले रीट, अब देखिए टोटल 5 प्रकार के जो रीट हैं, वो सबसे पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसको इंग्लिश में हैवियस कॉर्पस कहते हैं। क्लियर? हैवियस कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी बंदा को गिरफ्तार किया जाता है ना, अरेस्ट किया जाता है, ठीक। अब उसने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार, है, या जो बंदी है उसको एक तरह से कोर्ट बोलता है क्या, कि प्रस्तुत करो, है ना, प्रस्तुत करो। यानी एक तरह से कहां पे, कोर्ट में, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्लियर? यानी जो बंदी है उसको मेरे समक्ष जो है पेश किया जाए, है ना, और वो अपनी बात रखता है। क्लियर? और इसके आधार पे जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको एक तरह से उसके अरेस्ट को एक तरह से खत्म करता है, या फिर जैसा होता है उसके अनुसार वो आदेश देता है। क्लियर? तो मूल बात समझिए कि बंदी को प्रस्तुत करना, है ना, बंदी को एक तरह से प्रस्तुत करना या पेश करना, इसका मतलब हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी को पेश करना, एक तरह से क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, हैबियस कॉर्पस। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलिए दूसरा जो हमारा रीट है ना, जो सेकेंड हमारा रीट है वो होता है परमादेश, परमादेश, परम आदेश, है ना, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं, मैंडेमस, है ना, यानी परम आदेश, आदेश दिया जा रहा है। अब कब दिया जाएगा आदेश? मान लीजिए जब कोई पदाधिकारी जो है अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में एक तरह से आदेश दिया जाएगा, है ना, कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, है ना। तो एक परम आदेश जो है किसको दिया जाता है? कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी जो पदाधिकारी है ना, सार्वजनिक पदाधिकारी को दिया जाएगा एक तरह से आदेश कोर्ट के द्वारा। कोई
वो आदेश, है ना, कि क्यों भाई, ताकि आप क्या करें, अपने कर्तव्यों का, है ना, अपने जो सार्वजनिक कर्तव्य है, सरकारी जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है ना, सार्वजनिक कर्तव्यों का क्या करें आप, पालन करें। ठीक है, ये हमारा एक तरह से परम आदेश हो गया। क्लियर। तीसरा जो हमारा है ना, तीसरा जो हमारा एक तरह से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो रीट है ना, वो हमारा है प्रतिषेध, जिसको आप प्रोहिबिशन कहते हैं। क्लियर। यानी प्रतिषेध बोलते हैं जिसको आप, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन कहते हैं आप, प्रोहिबिशन। अब देखिए ये जो है ना, एक तरह से ये आज्ञा पत्र है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है। यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, एक तरह से क्या करता है, आज्ञा देता है ना, आज्ञा यानी ऑर्डर, है ना, आज्ञा देता है। किसको देता है भाई, तो निम्न न्यायालय को देगा, है ना, यानी लोअर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, निम्न न्यायालय को, है ना, क्या आदेश देते हैं कि जो है आप निम्न काम को न करें। यानी जो भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, जो देख रहे हैं मैटर को, यह मामला जो है आपके अधिकार में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, मामला जो आपके अधिकार में नहीं है उसे न देखें। ठीक है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा एक तरह से ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर देता है किसको, निम्न न्यायालय जो लोअर कोर्ट होते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना, लोअर कोर्ट को। ठीक है, कि निम्न कोई भी मैटर जो आप देख रहे हैं, अगर वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप उसको नहीं देखें। वहां पे एक तरह से रोक लगाया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। हाई कोर्ट भी अलग आर्टिकल 226 के तहत करेगा और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। तो यहाँ हम लोग चूंकि 32 के संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, उत्प्रेषण, है ना, अगला जो है हमारा उत्प्रेषण, जिसको अंग्रेजी में सर्सियरी कहते हैं। क्लियर। सर्सियरी रीट, उत्प्रेषण, यानी ये हमारा 4 नंबर है। अब इसमें देखिए होता क्या है उत्प्रेषण में, इसमें अधीनस्थ न्यायालय का निर्देश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमा वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित करें। यानी इसमें उत्प्रेषण में क्या कहा जाता है, जो लोअर कोर्ट है ना, जिला कोर्ट है ना, तो लोअर कोर्ट को एक तरह से आदेश दिया जाता है क्या, कि आप जो हैं अपने से ऊपर, है ना, अपने पास जो लंबित है न्यायालय, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से क्या करें, आप प्रेषित करें, है ना। लंबित मामले, ऐसे समझ लीजिए इसको, लंबित मामले को क्या करें, प्रेषित करें, भेजें, है ना। ये बात रीट जो है उत्प्रेषण के अंतर्गत शामिल है। क्लियर। और सबसे जो हमारा लास्ट है 5वां नंबर, वो अधिकार परीक्षा है, क्यों वारंटो कहते हैं, है ना, अधिकार परीक्षा।
अधिकार परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में क्यू वारंटो कहते हैं ना, QUO। क्यू वारंटो है ना, अधिकार परीक्षा। अब इसमें देखिए क्या है, इस रीट के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे अधिकारी से पूछा जाता है, मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, ऑफिसर है, क्लियर, और वो ऑफिसर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे पूछा जाता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी आप क्यों कर रहे हैं, है ना, अधिकार में नहीं, फिर भी अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, फिर भी वह कर रहा है, तब कोर्ट के द्वारा जो है एक तरह से ये कारण बताओ नोटिस कहिए एक तरह से, और पूछा जाएगा कि आप किस आधार पे अपने पद पे बने हुए हैं, ठीक है, और जब तक ये संतोषजनक जवाब नहीं देता है तब तक उसके कार्यों को एक तरह से क्या किया जाएगा, उसके कार्यों को सस्पेंड रखा जाएगा एक तरह से, ठीक है, संतोषजनक जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा, है ना। तो अधिकार परीक्षा यानी कि कोई अफसर है यानी पदाधिकारी है और जो काम कर रहा है ना, अपने पद पे बना हुआ है, तो पूछा जाएगा कि किस अधिकार से आप कर रहे हैं, अगर नहीं है उसको कोई अधिकार और फिर भी वो एक तरह से कर रहा है, तो इस तरह से देखिएगा ये पांचों हमने रीट आपको समझा दिया, ठीक। अब यहीं पर इसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, है ना, इससे संबंधित और बहुत सारे तथ्य हैं, चूंकि क्लासेज जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। आज हमने आपको बता दे रहा हूं, हमने यहाँ से शुरुआत किया और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक बात किया, है ना। इसके बाद हमने देखिए आर्टिकल 15-16 की बात की, है ना, 17-18 से लेकर के, और आर्टिकल हमने आपको 32 तक समझाने का प्रयास किया है ना। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा।